हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। आज हम पेपर 2 की बात करेंगे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसका पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में 18 जून को हुआ था। उसके पूरे 100 क्वेश्चन मैं आज आपको डिस्कस कराने वाली हूँ। ठीक है। अब काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि पेपर तो लीक हो गया, तो अब आंसर की का क्या रिलेवेंस बनता है। डेफिनेटली रिलेवेंस बनता है जब भी आपका पेपर होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन आपको ये वाला पेपर पूरा एनालाइज करके जाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में भी बनेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक टॉपिक को आपको डीपली पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक हो गया तो इसको छोड़ दो। ठीक है। बाकी अगर इस पेपर की बात करूं तो पेपर काफ़ी सही आया है। अगर किसी ने ऑनेस्टली मेहनत की है, अच्छे से तैयारी की है ना, उस बंदे के लिए आराम से 65 to 70 क्वेश्चन इसमें डुएबल है। आप 70 क्वेश्चन इस पेपर में आराम से कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो और 60 से भी कम आप इस क्वेश्चन पेपर में ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये बोलूँगी कि आपको अपनी तैयारी पे थोड़ा सा ध्यान देने की और ज़रूरत है। क्योंकि 60 क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से इस पेपर में हो सकते हैं। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई डीप क्वेश्चन नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर फैक्चुअल डेटा आपने याद किया है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह अच्छे से सोल्व किए हैं, तो आपको पता है पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट से पूरा पेपर आपका फैक्चुअल ही आ रहा है, और ये बात हमें पता थी। तो बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के। बाकी सारे क्वेश्चन मुझे ठीक लगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। वैसे आपको अभी पता है कि एनटीए ने ऑफिशियल की रिलीज नहीं की है, ये मैंने खुद ही एनालाइज किया है, खुद ही सोल्व किया है। तो अगर आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन में मैंने गलत आंसर बताया हो, या फिर डेट्स वगैरह बहुत सारी हैं ऊपर नीचे हो गई हो, तो आप लोगों का मैं ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगी। आप कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ जो भी आपका ओपिनियन है वो लिख सकते हैं। ठीक है। उसको हम बाद में इम्प्रोवाइज कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3 मई को आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर सेकंड होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ न्यूज़पेपर। अब ये बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सो अगर आपने पीवाईक्यू भी करे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए था। ठीक है। सो द ट्राइब्यून देखिए 1881 का न्यूज़पेपर है। द इंडियन एक्सप्रेस 1932 का है। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 का है। द हिंदू 1878 का है। पंजाब केसरी 1965 का है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपका द हिंदू आना चाहिए, डी ऑप्शन आना चाहिए। अब आपको ऑप्शन भी इतने अच्छे दिए गए हैं कि अगर आपको एक भी पता है, द हिंदू भी पता है, तो डी ऑप्शन सबसे पहले इसी ऑप्शन में दिया गया। आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। डी के बाद आपका ए आना चाहिए, द ट्रिब्यून, और उसके बाद सी आना चाहिए, हिंदुस्तान टाइम्स। सबसे लास्ट में क्या आएगा? पंजाब केसरी, दैट इज ई। सो आपका फोर्थ ऑप्शन 52 क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। विच आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कहाँ से बना है। कल मैंने वेबसाइट ओपन करके देखी एमआईबी की, उसमें मुझे सबसे पहले एक फोटो नजर आई। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनाया गया है। अब इस बार आपको मीडिया यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपको ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से पूछ ले, या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से पूछ ले। तो आप ये देखिए, ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती हैं। अभी मीडिया यूनिट से हमसे पूछा गया, जैसे पीआईबी इसके अंडर आती है, पब्लिकेशन डिवीजन आता है, सीबीएफसी आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन सीबीसी, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये भी इसी के अंडर आती हैं। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, एफटीआई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी। सो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अब क्वेश्चन देखिए, पीआईबी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन भी है, एंड पब्लिकेशन डिवीजन भी है। ये तीनों दिए गए हैं। तो ए बी सी कौन से ऑप्शन में दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। 53 क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये दिए गए हैं आपको पीरियोडिकल्स रिलेटेड फिल्म से संबंधित आपकी ये पत्रिकाएं हैं, और ये
लैंग्वेज पूछी गई है कि कौन सी लैंग्वेज में इनको पब्लिश किया गया था। चित्रपट की बात करें, अब चित्रपट किससे होगा, चित्रपट की लैंग्वेज क्या थी, गुजराती। दीपाली की क्या थी, बंगाली। चित्रा की उर्दू लैंग्वेज में ये पीरियोडिकल्स थी, ठीक है। और गुणदोषी ये थी आपकी तमिल की, ठीक है। ए आपका थर्ड से मैच होगा, बी फोर्थ से, सी फर्स्ट से एंड डी 2 से। इस तरीके से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, What is the best tool for keeping contact details in production management according to text? अब इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए आपका रोलोडेक्स होना चाहिए कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए, अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बात करते हैं। बट यहाँ पे देखिए एड्रेस बुक भी इसी से रिलेटेड होता है, फिलोफैक्स भी कॉन्टेक्ट डिटेल से भी रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका रोलोडेक्स होना चाहिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नाउ 56 नंबर क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा अपनी तैयारी के दौरान। Which of the following describe a flighting media schedule strategy? तो फ्लाइटिंग मीडिया शेड्यूल स्ट्रेटेजी क्या होती है, ऐसे विज्ञापन जो केवल कुछ टाइम के लिए, उनका जो फिक्स ड्यूरेशन होता है, कुछ सीजनल होते हैं, उस टाइम पे वो पीक होते हैं। जैसे विज्ञापन केवल अत्यधिक मांग वाले समय या सत्रों के दौरान ही अनुसूचित किए जाते हैं। जैसे विंटर क्लोथ्स हमें पता है विंटर में ही आएंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह समर में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एडवर्टीजमेंट्स आर शेड्यूल्ड ओनली ड्यूरिंग पीक टाइम्स और सीजन्स, ये होता है आपका फ्लाइटिंग मीडिया शेड्यूल स्ट्रेटेजी, ठीक है। 56 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतनी बार रिपीट हो चुके हैं, ये सारे एक्ट हर बार आपसे पूछे जाते हैं। सिनेमेटोग्राफी एक्ट आपको पता है 1952 का है ये, ठीक है। प्रेस काउंसिल एक्ट कौन सा है, 1978 का है। और प्रसार भारती एक्ट 1997 का है। केबल टेलीविजन नेटवर्क 1995 का, और कंपनी एक्ट आपका 2013 का है। अब यहाँ पे इसने कॉपीराइट समझ के 1957 लिख रखा है, बट ये आपका सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का है, ठीक है, आप लिख लेना। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, और सबसे लास्ट में ई आना चाहिए, कंपनी एक्ट 2013 का। ए और ई को अगर हम देखते हैं तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ए आएगा सबसे पहले आपका आएगा सिनेमेटोग्राफी एक्ट, देन आएगा प्रेस काउंसिल एक्ट, और उसके बाद आएगा प्रसार भारती एक्ट, देन केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट आएगा, और सबसे लास्ट में कंपनी एक्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट अगेन आपको एक्ट पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल एक्ट है। कॉपीराइट एक्ट हमें पता है 1957 का है, यहाँ पे दिया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ओएसए की बात करें तो ये 1923 का है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 58 का थर्ड ऑप्शन होगा। ए 2 से मैच होगा, बी 3 से, सी 1 से एंड डी आपका 4 से मैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ऐसा ही ऑप्शन दिया गया है कि सिर्फ आपको ये पता है कॉपीराइट एक्ट 1957 का है, जो कि हर बच्चे को पता होता है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, क्योंकि डी का 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन भी इजी दिए गए हैं इस बार, और ऑप्शन भी इजी दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। विच कमिटी सजेस्टेड दैट दूरदर्शन शुड डिवोट एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल ब्रॉडकास्टिंग टाइम ऑन ईच चैनल टू सोशली रिलेवेंट प्रोग्राम्स? तो चंदा कमेटी, वरदान कमेटी, वर्गीस कमेटी, बचावत कमेटी। अब सबसे पहले तो अगर आप इस पेपर को एनालाइज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया और हमने इसका आंसर चंदा कमेटी लगा दिया, इतना आपके लिए इनफ नहीं है। अभी आपको इन चारों कमेटी के ईयर याद होने चाहिए, ये किससे रिलेटेड है ये भी आपको याद होना चाहिए। एक पेपर का एनालिसिस ऐसे ही होता है, आपको चारों ऑप्शन को डिटेल में पढ़ के जाना है। जितने भी टॉपिक से इस पेपर में आपके क्वेश्चन बने, हर टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा चंदा कमेटी, ऐसा चंदा कमेटी का सजेशन था। नाउ डैगमार मॉडल किसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, यही आपसे पूछ लिया गया डायरेक्ट, तो रसेल पुली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 60 नंबर का सेकंड ऑप्शन। बुक्स और ऑथर पूछी गई है 61 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए प्रोपेगेंडा की बुक्स के ऑथर कौन है, एडवर्ड बर्नेज। तो ए 3 से मैच करते हैं, ये आपको दो ऑप्शन में दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन।
तो इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस के ऑथर कौन है? स्कोटम, कटलिप, सेंटर एंड ब्रूम। ठीक है, ये तीन ऑथर हैं इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस के। सो बी किससे मैच होगा? फोर्थ से मैच होगा। उसके बाद सी देखिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर पब्लिक रिलेशंस, ये किसकी बुक है? रोनाल्ड डी स्मिथ की बुक है। ठीक है, सो सी फर्स्ट से मैच होगा और लास्ट में आपका डी टू से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी कौन सा है? पब्लिक रिलेशंस स्ट्रेटेजीज एंड टूल्स, ये आपका ओके डी टू से मैच होगा। डेनिस एंड ग्रीन टी, ये इसकी बुक है। ठीक है, सो ए 3 से, बी 4 से, सी 1 से एंड डी आपका 2 से मैच होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 61 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच फिल्म्स बिलोंग टू द जर्मन एक्सप्रेशनिज्म फिल्म मूवमेंट। तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म फिल्म मूवमेंट से आपकी कौन सी फिल्म है? अब देखिए यहाँ पे इस बार जर्मन से पूछा गया है, आपको सोवियत, फ्रेंच, सारे मूवमेंट, फिल्म मूवमेंट पता होने चाहिए और उससे रिलेटेड आपको फिल्म आगे पूछी जा सकती है। तो आपको मेन फिल्म एटलीस्ट पता होनी चाहिए। 2 से 3 भी अगर पता होंगी तो आप क्वेश्चन बना सकते हो आराम से। सो जर्मन एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें देखिए आपकी द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी, बहुत फेमस फिल्म है और सबसे पहले हम इसी का नाम पढ़ते हैं। तो ए आपका इसमें आएगा एंड डेस्टिनी ई आएगा। सो ये दोनों फिल्म हैं जो जर्मन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ए एंड ई ओनली। टाइप्स ऑफ रिसर्च और डेटा कलेक्शन मेथड, पेपर 2 में भी है, पेपर 1 में भी आपका। तो सर्वे क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी इसमें बनाते हैं हम। ठीक है, और केस स्टडी में क्या किया जाता है? डिटेल्ड एंड इन डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं। फोकस ग्रुप की बात करें तो इसमें इन डेप्थ ग्रुप डिस्कशन होता है। और एथनोग्राफी किसके लिए होता है? एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, इमर्शन करते हैं। ठीक है, सो 63 नंबर क्वेश्चन का ए 2 से मैच, बी 3 से, सी 1 से एंड डी 4 से। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म पूछी गई है और इनको किसने कॉइन किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो जितनी भी जर्नलिज्म के टाइप्स होते हैं उनके एक बार पढ़ के चले जाना कि उनको कॉइन किसने किया है और क्या होती है इससे रिलेटेड। ठीक है, वॉचडॉग जर्नलिज्म, इसको, इस टर्म को किसने कॉइन किया? फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म को, ये आपका वेस्ट बोर्ड। ठीक है, ए 4 से मैच होगा। पीस जर्नलिज्म की बात करें तो ये गैल्टन एंड विंसेट, बी आपका 3rd से मैच होगा। सिविक जर्नलिज्म गुना रत्ने, फर्स्ट से मैच होगा। और डी आपका 2 से इमेंसिपेटरी जर्नलिज्म, दैट इज शाह, ये इनके द्वारा कॉइन किया गया है। सो 3rd ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। अब देखिए इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सा गलत है। Thus, S curve is often used to describe the rate of adoption of innovation over time. Cultural values and belief play no role in the diffusion process according to the theory. क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। सी दिया गया है, ओपिनियन लीडर्स प्ले ए क्रूशियल रोल, ऑब्वियसली सी आपका सही है। डी देखिए, द रेट ऑफ अडोप्शन इन द is the same for all types of innovation regardless within a society, regardless of their characteristics, तो ये भी आपका गलत है, ऐसा नहीं होता है। और ई देखिए, रिलेटिव एडवांटेज, कंपेटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रायबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी आर 5 एट्रीब्यूट्स अफेक्टिंग द अडोप्शन रेट, तो ई आपका सही है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं आता तो डी की तरफ देखिए और बी ऑप्शन की तरफ देखिए। ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपको नेगेटिव इफेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन उसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर वो कभी नहीं हो सकता। आप उसको जस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिर्फ डी भी एलिमिनेट कर देती हूँ जो कि हमें पता है बिल्कुल गलत लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से डी आपका बी सेकंड में दिया गया है, 3rd में दिया गया है, 4th में दिया गया है, तीनों ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओनली ए, सी और ई यहाँ पे आपके सही स्टेटमेंट दिए गए हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सीक्वेंस एज पर द फिल्म मेकिंग प्रोसेस। तो फिल्म मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स हमें सीक्वेंस में देखने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्लानिंग। ठीक है,
सी आएगा सबसे पहले, प्लानिंग आएगा, उसके बाद कास्टिंग करेंगे, उसके बाद फिल्मिंग होगी और उसके बाद एडिटिंग और लास्ट में हमारा क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इन पांचों ऑप्शन में से डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा है, हमें देख के पता चल रहा है कि सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, और सबसे पहले आएगा प्लानिंग। सो CEABD इज द करेक्ट आंसर 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 पूछा गया आपसे विच इज द फर्स्ट कंपनी दैट प्रोवाइड्स फ्री ईमेल सर्विसेज। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो ये है आपकी हॉटमेल। सी ऑप्शन यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन अगेन आपसे एक्ट की ईयर पूछी गई है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और आगे भी आपके आएंगे, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, एकदम आपको रटे हुए होना चाहिए, एकदम टिप्स पे। सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट ये 1986 में आया था, बिल नंबर 61 था। द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की बात करें तो ये 1955 का एक्ट है। द सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 का है, ये 60 नंबर बिल था। और द पेटेंट एक्ट ये आपका 1970 का है। अब देखिए ए और डी, ये चाइल्ड लेबर वाला और वुमेन वाला दोनों 1986 के हैं, बट इसमें हमें देखना होगा सबसे पहले कौन सा आया। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट ये पहले आया और चाइल्ड लेबर वाला बाद में आया। तो इन चारों पांचों ऑप्शन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली द सिनेमेटोग्राफी एक्ट आएगा जो कि 1952 का है, और सी सबसे पहले आएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन देखिए। और सी के बाद क्या आएगा? 1955 बी आएगा, उसके बाद ई 1970 और लास्ट में डी 1986 और सबसे लास्ट में आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1986 ए आएगा। सो सी बी ई डी ए सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ 69 नंबर क्वेश्चन, चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल। अब देखिए प्रेस काउंसिल के चेयरपर्सन सबको याद होनी चाहिए, इससे ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। हर बार क्रोनोलॉजी में पूछा जाता था चेयरपर्सन के, और इस बार उनका टेन्योर पूछ लिया गया। सो इनका टेन्योर, उनकी पूरी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। सो जस्टिस जयचंद्र रेड्डी की बात करें तो इनका टेन्योर था 2001 से 2005। उसके बाद जस्टिस GN रे की, इनका टेन्योर था 2008 से लेके 2011 तक। और जस्टिस मार्कंडे काटजू, इनका था 2011 से 14 तक। और CK प्रसाद, इनका टेन्योर सबसे लास्ट में 2018 से लेके 2021, ठीक है। उनकी आपको क्रोनोलॉजी भी याद होनी चाहिए, इनका टेन्योर भी याद होना चाहिए, इनके नाम भी पता होने चाहिए, प्रेस काउंसिल के जो भी चेयरपर्सन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, A4 B1 C3 एंड D2। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पैराडाइम से रिलेटेड। व्हाट आर द मेजर पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड यूनिट से, आइडेंटिफाइड आइडियोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली अकॉर्डिंग टू रोजर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 प्रकार के पैराडाइम पढ़ते हैं, डोमिनेंट पैराडाइम, ओपोजिंग पैराडाइम और लास्ट है हमारा एमर्जिंग पैराडाइम, पार्टिसिपेटरी पैराडाइम जो हम पढ़ते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? A, C और D। A आपका डोमिनेंट और B आपका ओपोजिंग और D हो जाएगा एमर्जिंग पैराडाइम। सो A, C एंड D इज द करेक्ट पैराडाइम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952 का, उसमें एस सर्टिफिकेशन स्टैंड्स फॉर, ठीक है, उसका क्या मतलब है? तो एस सर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो कि पब्लिक, जो चिकित्सक हो गए आपके या फिर अभियंता यानी इंजीनियर हो गए, जैसे विशिष्ट समूह है के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, उसके लिए एस सर्टिफिकेशन होता है। पब्लिक एग्जीबिशन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर। सो फोर्थ ऑप्शन होगा 71 नंबर क्वेश्चन का। फिल्म मूवमेंट दिए गए हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछी गई है। सो सोवियत मोन्टाज की बात करें तो उसके लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एम्फेसिस ऑन एडिटिंग टू इवोक इमोशनल रेस्पॉन्सेस, A4 से मैच होगा। डोगमे 1955 की बात करें तो इसमें नेचुरलिस्टिक फिल्म मेकिंग विदाउट स्पेसिफिक इफेक्ट्स, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता था, नेचुरल फिल्म बनाई जाती थी, ठीक है, डोगमे 95 की बात करें तो। और C आपका फ्रेंच न्यू वेव, इसमें जंप कट आ जाएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। और सिनेमा नो की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज इन ब्राजील,
सो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ठीक है। अब ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि कुछ भी नहीं पता तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि फ्रेंच न्यू वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में जंप कट आना चाहिए। सो सी थर्ड से मैच करें तो इन दोनों ऑप्शन में आपका दिया गया है। और उसके बाद सोवियत मोन्टाज भी काफी लोगों को पता होता है इसके बारे में भी। सो ए आपका फोर्थ आएगा, ठीक है। सो राइट आंसर 72 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका थर्ड होना चाहिए, A4, B2, C3 एंड D1। Who made the first attempt to start a newspaper in India? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, 1980। ए ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए फर्स्ट वाला। द फोकस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज ऑन। 74 नंबर क्वेश्चन में आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट हमें देखने हैं, बाकी सारे गलत हैं। तो देखिए, फैसिलिटेटिंग social change and development through the use of communication process and resources। संचार प्रक्रिया और संसाधनों के उपयोग से माध्यम से सार्वजनिक परिवर्तन और विकास को सुगम बनाना। बिल्कुल ये सही बात है, पॉजिटिव बात है, यही डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का काम होता है। सेकेंड ऑप्शन में आपके लिए लिखा है डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहता है, सो बी नहीं आएगा। सी देखिए, ब्रॉडकास्टिंग एंटरटेनमेंट कंटेंट टू ए ग्लोबल ऑडियंस, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, सी भी नहीं आएगा। डी देखिए, फैसिलिटेटिंग पॉजिटिव सोशल चेंज थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोशल चेंज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का ही मोटो होता है, ठीक है। सो डी इसमें आएगा। ई देखिए, मैनेजिंग द ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पब्लिक फिगर्स, तो सेलिब्रिटी पब्लिक फिगर को मेंटेन करना ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का काम नहीं है। आप ई भी एलिमिनेट कर सकते हैं और आप सी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बी भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और डी ये 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग सही है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज थर्ड, ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जब एक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? क्या हम उसके बाद डेटा एनालिसिस करते हैं? बिल्कुल नहीं, कलेक्शन ऑफ डेटा भी नहीं करते, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं होता। उसके बाद आपका होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसके बाद, जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो, ठीक है। सो 75 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर इज थर्ड, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। XML की फुल फॉर्म पूछी गई है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंडेड, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंशन। तो ये चारों वर्ड थोड़े हैं कंफ्यूजिंग, बट इसका राइट आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। XML की ये आपकी फुल फॉर्म है। हु इज द राइटर ऑफ पॉलिटिकल डायरी कॉलम? तो इसके राइटर हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कॉलम है पॉलिटिकल डायरी। 77 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड आपका राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरिस्टोटल से पूछा गया, अरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल। व्हाट इज द टर्म टू द ऑडियंस इमोशनल रिस्पॉन्स? तो एथोस, पैथोस, लोगोस की बात करें तो देखिए, एथोस क्रेडिबिलिटी से आप याद रख सकते हो, पैथोस आप याद रख सकते हो परसुएशन से, तो इसमें इमोशनल रेस्पॉन्स आते हैं। और लोगोस आप लॉजिक से याद रख सकते हो, LL, ठीक है। P पैथोस, P फॉर परसुएशन या फिर इमोशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। सो इसमें पूछा गया है ऑडियंस के इमोशनल रेस्पॉन्स के लिए पूछा गया, तो पैथोस इसके लिए करेक्ट टर्म हो जाएगा। नाउ 79 नंबर क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड apparatus theory which is the earliest psychoanalytic approach to the film? तो apparatus theory की बात करें तो वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? जीन लुइस बोड्रे। फर्स्ट ऑप्शन 79 नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगेन क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपसे पूछा गया है 80 नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलीस्टार फर्स्ट वॉज लॉन्च्ड 1962 में ये लॉन्च की गई थी। फर्स्ट कम्युनिटी एंटीना टीवी सिस्टम की बात करें तो ये 1948 का इनिशिएटिव है। और रपर्ट मुर्डॉक स्टार्ट द फोक्स नेटवर्क, फोक्स नेटवर्क की बात करें तो फोक्स नेटवर्क 1996 की शुरुआत है। सो इसमें देखिए, अगर हमें ये 3 ऑप्शन भी पता है तो सबसे पहले आना चाहिए आपका बी के बाद ए और डी आना चाहिए। अब BAD ऐसा आपका संयोग सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में बन रहा है, BADEC। 90 कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 80 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सेकंड होगा BADEC।
अकेडमी अवार्ड 96, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आई थिंक इस पेपर में आए हैं। इसमें पूछा है बेस्ट एक्ट्रेस और एक आपका फिल्म एनिमेटेड फिल्म से रिलेटेड आया था। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था 96 अकेडमिक अवार्ड में, अकेडमी अवार्ड में एमा स्टोन को। ठीक है, इसका राइट आंसर एमा स्टोन होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, ए डेरोगेटरी टर्म फॉर फॉर्मुलिक अनचैलेंजिंग एंड फ्रिक्वेंटली इन कॉन्सिक्वेंशियल जर्नलिज्म। सो इसके लिए जो टर्म होती है वो होती है न्यूज जैक। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन, हु एम्प्लॉयज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैनोप्टिकन टू एक्सप्लेन अनइवन सोशल पावर रिलेशन। सो पैनोप्टिकन जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, वो माइकल फूको के द्वारा किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। नाउ 84 नंबर क्वेश्चन, CTR, ROI, CPA, कन्वर्जन रेट, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इनका मीनिंग क्या होता है। अगर ये कभी नहीं भी पढ़े तो ऐसे क्वेश्चनों में कॉमन सेंस लगा सकते हैं, आपको टर्म से रिलेटेड उनका मीनिंग कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, ROI की। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए ये देखिए, द मेजर ऑफ ए कैंपेन इफेक्टिव जनरेटिंग प्रॉफिट। जनरेटिंग प्रॉफिट को हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बी का आंसर 4 होगा, ये हमें श्योर होना चाहिए, जो कि 3 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ए देखिए, क्लिक थ्रू रेट, तो इसका होगा द रेशियो टू ऑफ क्लिक्स टू इंप्रेशन ऑन एन एडवर्टीजमेंट। सो क्लिक यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी क्लिक दिया गया है, मीनिंग नहीं भी पता तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ए आपका 3 से मैच होगा। अब हमारे पास ये 2 ही ऑप्शन बचते हैं, फिर बी देखते हैं, बी तो हमने कर लिया। सी देखते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ए न्यू कस्टमर, यहाँ भी कॉस्ट दिया गया है, यहाँ भी कॉस्ट दिया गया है, तो ये काफी कनेक्टेड टर्म्स आपको दी गई हैं, इजी है। सी आपका 2 से हो जाएगा। कन्वर्जन रेट की बात करें तो द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु टेक ए डिजायर्ड एक्शन, आपका डी फर्स्ट से मैच होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, A3, B4, C2 एंड D1। ये अगेन सेम पेज आ गया है, तो हमें करना है 85 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द टेलीविजन चैनल की बात करें। ठीक है, तो टाइम्स नाउ 2006 का है, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, आज तक इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल 2000 का चैनल है, इंडिया टुडे 2003 और जी म्यूजिक 1997। सो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, सोनी चैनल आना चाहिए, बी आपका सबसे पहले आएगा, और बी के बाद आपका 1997 ई, देन आज तक 2000 का चैनल है, और डी फिर इंडिया टुडे 2003, सबसे लास्ट में टाइम्स नाउ आएगा 2006। सो BECDA ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन, राज कपूर की फिल्म दी गई है और एंड डायरेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछी गई है। आवारा 1951, मेरा नाम जोकर 1970, बरसात 1949, आग 1948 और 3/4/20 1955। सो सबसे पहले क्या आना चाहिए, बरसात आनी चाहिए, नहीं आग आना चाहिए, आग आनी चाहिए, तो डी सबसे पहले आएगा, और डी के बाद बरसात, सी आना चाहिए। तो डी और सी एक ऐसा ही ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, और इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि पहले आग लगती है, उसके बाद बरसात आती है, और 1948 फिर 1949। ठीक है, तो ये लगातार 1948 एंड 1949 की 2 फिल्म हैं, इससे आपको ईयर याद हो जाएगी, और राइट आंसर हमारा DCAEB आएगा। सबसे पहले आग, उसके बाद बरसात, उसके बाद आवारा एंड 3/4/20, और बी आपका मेरा नाम जोकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पब्लिक रिलेशंस रोल इन न्यू एरा। पब्लिक रिलेशन का रोल अगर हम देखते हैं, क्या एक न्यूज पब्लिशर का होता है, क्या एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्या एक प्रोड्यूसर है, या फिर इमेज बिल्डर का काम होता है, या फिर क्राइसिस मैनेजर का। तो क्राइसिस मैनेजमेंट हम हमेशा पढ़ते हैं, और इमेज बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पब्लिक रिलेशंस का। ठीक है, सो ई और डी तो आपका आना ही चाहिए। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ई और डी नहीं है। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन की। अगर हम 50-50 करते हैं तो अब सी और बी में से हमें देखना है एक प्रोड्यूसर या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए
पब्लिक रिलेशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हम करेक्ट मान सकते हैं, एंड प्रोड्यूसर। 87 नंबर क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू होम कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन विच टेक प्लेस इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो जॉन थॉम्सन ने ये कहा था कम्युनिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ एक्शन, ठीक है, जो कि सामाजिक संदर्भ में घटित होती है। 88 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। विच न्यूज़पेपर रिसीव्ड पुलित्जर प्राइज इट्स कवरेज फॉर द ईयर 2023 से रिलेटेड। तो लॉस एंजलिस टाइम्स थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस न्यूज़पेपर को पुलित्जर प्राइज मिला था इसके कवरेज के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन लीड से क्वेश्चन पूछा गया है। समरी लीड, अनेक्डोटल लीड, क्वेश्चन लीड और कोटेशन लीड। और ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, यानी कि जो ऑप्शन इसके बनाए गए हैं वो मुझे गलत लगे, क्योंकि जो होने चाहिए वो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि सारी लीड्स के नाम से समझ में आ रहा है। अगर हम देखें कोटेशन लीड की बात करें तो देखिए डी आपका किससे मैच होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ से मैच होना चाहिए। स्टार्ट विद अ कोट, ठीक है, सेंटर टू द स्टोरी थीम कैप्चरिंग द रीडर इंटरेस्ट विद समवन एल्स वर्ड्स, ठीक है, किसी और के वर्ड्स को हम कोट करते हैं, तो ये कोटेशन लीड हो गई। डी फोर से मैच होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। डी फोर से चलो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट दिया गया, सेकंड दिया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन लीड की। अब क्वेश्चन लीड ऑब्वियसली स्टार्ट कहाँ से होगा, एक क्वेश्चन से ही होगा। बिगिंस अ न्यू स्टोरी बाय आस्किंग अ क्वेश्चन टू इंगेज रीडर्स क्यूरियोसिटी एंड इनकरेज देम टू रीड ऑन द आंसर। तो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन लीड आपकी कहलाएगी। सी आपका फर्स्ट से मैच होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो सी फर्स्ट जिसमें आ रहा हो, ठीक है। सी फर्स्ट की हमने बात कर ली। उसके बाद एनेक्डोटल लीड की बात करें तो इसमें ओपन विद ए शॉर्ट स्टोरी के साथ एनेक्डोटल लीड स्टार्ट होती है, ये हमें पता है। और एन एनेक्डोट दैट इलिस्ट्रेट द आर्टिकल्स मेन पॉइंट सेटिंग द टोन एंड इंगेजिंग द रीडर्स इमोशनली। और उसके बाद समरी लीड, तो समरी लीड में 5 क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। प्रोवाइड द स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपफ्रंट आंसरिंग हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एंड हाउ क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके हिसाब से ए आपका सेकंड से मैच होना चाहिए। ए सेकंड फोर्थ में दिया गया है, लेकिन बी आपका थर्ड से मैच होना चाहिए। अब बी आपका थर्ड से कहीं भी मैच नहीं हो रहा, और सी फर्स्ट से भी मैच नहीं हो रहा, डी फोर्थ से मैच हो रहा है। अब दो ऑप्शन तो मैच हो रहे हैं, लेकिन दो नहीं हो रहे, और ऐसा एक भी ऑप्शन मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा। सो ये क्वेश्चन आपका अगर पेपर लीक नहीं होता तो ड्रॉप हो जाता, आपको बोनस मार्क्स मिल जाते। बट आपको जो सही डेफिनेशन है वो ध्यान में रखनी है। एनटीए ने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया है ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि एनटीए भी गलत कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91। पब्लिक रिलेशंस कैंपेन शुड अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से अब ये इवेजन एंड अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी तो होगा नहीं, छिपने और बचने की रणनीतियां, ऐसी स्ट्रेटेजी तो अपनाई नहीं जाती, ये तो नेगेटिव सेंस हमें दे रहा है ये ऑप्शन, ये गलत होना चाहिए, थर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। और ये क्या दिया गया है, डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, तो ऐसा भी नहीं होता है, धोखा और छल योजन कृत्य ऐसा कुछ नहीं करना है, तो सेकंड भी नहीं होगा। अब हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स ए ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएं फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट में दिया गया मिशन एंड वैल्यूज और फोर्थ में आपका कन्फ्रंटेशन हॉस्पिटैलिटी अप्रोचेस। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे इसका राइट आंसर मोस्ट सुटेबल मिशन एंड वैल्यूज लगता है 91 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी हम इंश्योर कर रहे हैं तो उसके लिए आई थिंक हॉस्पिटैलिटी ज्यादा मैटर नहीं करती, हमारे मिशन क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है, हमारे अपकमिंग गोल्स क्या है, ये ज्यादा मैटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ न्यूज स्टोरी फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड न्यूज स्टोरी का फॉर्मेट सबसे पहले उसमें हेडलाइन आएगी, हेडलाइन के बाद फर्स्ट समरी हेड, और उसके बाद सेकंड लीड के बाद एक्सपेंशन होगा फर्स्ट और सेकंड लीड का, और उसके बाद एलाबोरेट द सेकंड लीड। अब सारे ऑप्शन देखें हम तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए सबसे लास्ट में डी दिया गया है। अब हेडलाइन ही जब तक नहीं आएगी, फर्स्ट समरी लीड नहीं आएगी, तब तक हम एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड लीड का, नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और थर्ड ऑप्शन की बात करें लास्ट में हमें ए दिया गया है, जो मतलब
स्टार्टिंग की बात है, वो द फर्स्ट समरी लीड, वो सबसे लास्ट में नहीं आ सकता, कॉमन सेंस की बात है। और इसमें भी ए दिया गया है तो यहीं से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं भी पता है फिर भी 4 कर सकते हैं, 3 एंड 1, एक ही बचता है ऑप्शन जो सही है, सेकंड ऑप्शन बी, ए, सी, डी एंड ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, मेन कंपोनेंट्स पूछे गए हैं पब्लिक रिलेशंस के, मीडिया रिलेशंस, पब्लिसिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी रिलेशन। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पब्लिक रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है, सीओडी को एलिमिनेट कर दीजिए, इसमें सी डी आ रहा है, इसमें भी सी डी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, तीनों अपने आप कैंसिल हो गए, एक ही ऑप्शन बचता है ए, बी एंड ई। मीडिया रिलेशंस मेन कंपोनेंट है पब्लिक रिलेशन का, पब्लिसिटी ऑब्वियसली एंड कम्युनिटी रिलेशन, ये तो है ही, तो ए, बी एंड ई फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 93 नंबर क्वेश्चन के लिए। 94 नंबर क्वेश्चन पेनी प्रेस से पूछा गया है, ठीक है। स्टेटमेंट दिए गए हैं 5 और उसमें से देखना है कौन सा सही है। द पेनी प्रेस मेड न्यूज़पेपर अफोर्डेबल टू द वर्किंग क्लास, ऑब्वियसली इसी के लिए है। पेनी प्रेस ने श्रमजीवी वर्ग के लिए समाचार पत्रों को वहनीय बनाया, अफोर्डेबल बनाया, ठीक है, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ही कम हुआ करती थी, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड दिया गया है द कॉन्टेक्स्ट पेनी प्रेस न्यूज़पेपर प्राइमरली फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल एसेज एंड एलीट इंटरेस्ट। अब फर्स्ट और सेकंड तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, ये वर्किंग क्लास के लिए था, अफोर्डेबल इसको बनाया गया था, ना कि एलिट इंटरेस्ट के लिए था, ठीक है। बी आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से, और बी एलिमिनेट होगा तो आपका ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी पढ़ते हैं, द emergence of the penny press market is significant shift towards advertising revenue supportism newspaper cost। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हुआ था कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के थ्रू जो पेनी प्रेस न्यूज़पेपर थे उन्होंने अपनी कॉस्ट को सपोर्ट कर दिया था, यानी कि अफोर्डेबल बना दिया था, रेवेन्यू के थ्रू उनका जो पैसा जनरेट होता था और एडवर्टीजमेंट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता था, और उसके बाद उन्होंने उसके थ्रू न्यूज़पेपर को अफोर्डेबल यानी कम कॉस्ट में देना शुरू कर दिया था, तो ये भी इसका एक सही हम स्टेटमेंट मान सकते हैं। सी डी है, या तो एमर्ज 19th सेंचुरी में हुआ था या 18th में एमर्ज हुआ था, तो राइट आंसर हमारा 19th सेंचुरी होगा, तो 18 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बी और ई तो बिल्कुल ही सरासर गलत है, तो बी और ई को हम एलिमिनेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि इसमें ई आ रहा है, सेकंड में बी आ रहा है, ई आ रहा है, ये भी एलिमिनेट, फोर्थ में ई आ रहा है आपका, ये भी एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन बचता है ए, सी, डी, और ये चारों पढ़ के भी पता चल रहा है कि ए, सी, डी आपके सही स्टेटमेंट होने चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन केवल ए, सी, डी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी कब सेटअप की गई। अगेन ये क्वेश्चन मुझे गलत लगा, क्योंकि एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, ना ही तो आईएनएस की सही आपको डेट दी गई है, ना ही आईईएनएस की डेट आपको सही दी गई है, ठीक है। सो 1938, 40, 42, 1944 चारों ही ऑप्शन गलत है, मेरे अकॉर्डिंग 1935 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है विच इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट इन इंडिया। सो मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट की बात करें तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, रेडियो मिर्ची भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ग्रुप है, और मिरर की बात करें तो ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ग्रुप है, ये आप पढ़ेंगे तो ही आपको पता होगा, ऐसे तो नहीं। सो ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, फर्स्ट कैंसिल, थर्ड कैंसिल, फोर्थ कैंसिल, बी, डी, ई, टाइम्स ऑफ इंडिया, रेडियो मिर्ची, मिरर, ये मीडिया कॉन्ग्लोमेरेट के एग्जाम्पल है। नाउ पूछा गया है इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी और कंट्रीज, कुछ भी नहीं पता, ये तो पता है जिन्हुआ, ये अजीब सा नाम चाइना का ही हो सकता है, ठीक है। सो डी सेकंड से मैच होगा आपका, दो ऑप्शन दिए गए हैं कंफ्यूज करने के लिए। अब ए देखिए, क्योडो न्यूज सर्विस जापान की है, ए थर्ड से आएगा, और राउटर यूके की है, बी फर्स्ट से मैच होगा, सी एसोसिएटेड प्रेस यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स और जिन्हुआ चाइना की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन मीडिया प्लेटफॉर्म और उनका यूज पूछा गया है, फ्लिकर, कोरा, लिंक्डइन और विकिपीडिया।
तो देखिए फ्लिकर आपका फोटो शेयरिंग के लिए होता है, और विकिपीडिया रेफरेंस वेबसाइट इसका यूज है, कोरा ये एक फॉर्म है, मंच है, और लिंक्डइन ये आपका नेटवर्क और जॉब सर्चिंग के लिए होता है। ठीक है, सो ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा A2 से, B4 से, C1 से, D3 से। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, नोट है फंक्शन, सॉरी नोट पूछा गया है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट तो इसका फंक्शन है, हमने पढ़ा है, मीडिया रिलेशंस तो होना ही है, और इवेंट मैनेजमेंट भी। लेकिन बजटीकरण करना ये पब्लिक रिलेशन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये कहीं भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, हमने देखा था एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था। सो 99 का 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विश्व की पहली समाचार एजेंसी कब स्थापित की गई? व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूज एजेंसी एस्टैब्लिश्ड? हम जब भी न्यूज एजेंसी की बात करते हैं, हवस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जिसका नाम AFP 1944 में पढ़ा था। ठीक है, सो 1835 की हवस है, और इसका राइट आंसर फर्स्ट आएगा। ओके, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और अब स्टार्ट करते हैं 101 से। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग और मेथड्स ऑफ डिस्प्ले पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करें, प्रिंट, आउटडोर एंड ब्रॉडकास्ट की। सो देखिए डिजिटल एडवर्टाइजिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन्स को यूज करके जो भी एडवर्टाइजिंग करते हैं वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आएगी। ये सेकंड होगा। प्रिंट एडवर्टाइजिंग फिजिकल मीडियम हो गए, जैसे ब्रोशर हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गए, तो बी थर्ड से मैच होगा। और आउटडोर एडवर्टाइजिंग दैट रीचेस कंज्यूमर व्हाइल दे आर आउटसाइड देयर होम, जब वो घर से बाहर होते हैं तो उन तक पहुंचाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट काम में ली जाती है वो फोर्थ होगी, यानी आउटडोर एडवर्टीजमेंट होगी। और ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ये आपका एडवर्टाइजिंग थ्रू टेलीविजन एंड रेडियो के थ्रू जो भी एडवर्टीजमेंट होता है वो ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग के अंदर आएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन A2, B3, C4, D1। 102, which of the following statements is true regarding the code of ethics in journalism? अब एथिक्स के बारे में पूछा गया है तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, नहीं भी पढ़ा तो भी। फिर भी देखिए ए स्टेटमेंट दिया गया है, जर्नलिस्ट शुड ऑलवेज मेंटेन इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, क्या पत्रकारों को हमेशा निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी और वास्तुनिष्ठता बनाए रखनी चाहिए? डेफिनेटली इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। बी देखिए, इट इज एक्सेप्टेबल जर्नलिस्ट टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम न्यूज सोर्सेस। तो क्या ये आपको सही लगता है? अगर जनरल टर्म्स में भी हम देखें तो क्या न्यूज सोर्सेस से पत्रकारों को उपकार या फिर गिफ्ट एक्सेप्ट करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। बी गलत हो जाएगा, बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में। सी स्टेटमेंट दिया गया है, पर्सनल बायसेस, ये तो यहीं से गलत लग रहा है एक नाम पढ़ते ही। इन रिपोर्टिंग इज इनकरेज्ड, अगर यहाँ डिस्करेज लिखा होता तो फिर भी ठीक है। इनकरेज टू इंक्रीज व्यूअरशिप, क्या दर्शक संख्या बढ़ाने के लिए रिपोर्टिंग से व्यक्तिगत पक्षपात को बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सी को कैंसिल कर देंगे, तो अब तो आपके ये भी कैंसिल हो गया। और डी दिया गया, फैक्ट चेकिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ जर्नलिस्टिक प्रोसेस। यस, फैक्ट चेकिंग होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो डी आपका आएगा। ई देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्सेस शुड बी रिस्पेक्टेड, जो स्रोतों की गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ई सही होगा, डी और ई। बी तो आपका गलत हो गया, बी, और आपका सी भी गलत हो गया, पर्सनल बायस को इंकरेज नहीं करना चाहिए। ये तीनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, एक ही ऑप्शन बचता है केवल ए, डी, ई। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, केसरी और मराठा ऐसे दो न्यूज़पेपर हैं जो बहुत बार पढ़ लिए होंगे, मैंने तो बहुत बार पढ़े हैं, और इनकी जो लैंग्वेज है जस्ट ऑपोजिट है। ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, ऐसा लगता है कि मराठा जो न्यूज़पेपर होगा वो मराठी लैंग्वेज में होगा, और लेकिन ऐसा नहीं है। जो मराठा न्यूज़पेपर है वो आपका इंग्लिश में है, केसरी आपका मराठी लैंग्वेज में। ये जो जस्ट ऑपोजिट है, ये दो आप हमेशा याद रखना, जस्ट ऑपोजिट है।
तो इसमें लैंग्वेज पूछी गई है, न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मराठा है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था, केसरी मराठी लैंग्वेज में किया गया था। ठीक है, तो यहां से आपको राइट आंसर पता चल गया, सेकंड ऑप्शन होगा। 104 रेफरेंसिंग स्टाइल और डिसिप्लिन फर्स्ट पेपर में भी रिसर्च में आता है और सेकंड पेपर में भी 10th यूनिट में आता है। ये क्वेश्चन आप देखिए, एपीए, एमएलए, शिकागो और IEEE, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि एमएलए जनरली हम ह्यूमैनिटीज से पढ़ के छोड़ देते हैं और बी अगर फर्स्ट से मैच करते हैं तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन सही है, ये गलत नहीं है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप एपीए की बात करते हैं तो एपीए आपका मैच होगा यहाँ पे सोशल साइंस से। बी की बात करते हैं एमएलए, तो एमएलए आपका लिटरेचर से होगा क्योंकि इसमें आर्ट भी आता है, इसमें लिटरेचर भी आता है, इसमें ह्यूमैनिटीज भी आती है। तो हमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखनी है वो कैसे बनाए। तो यहाँ पे एमएलए ह्यूमैनिटीज से कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एमएलए आपका लिटरेचर से कनेक्ट होगा। शिकागो की बात करते हैं तो ये आपका ह्यूमैनिटीज से मैच होगा और IEEE ये इंजीनियरिंग से, ये आपको समझ में आ रहा है नाम से। ठीक है, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, ए सेकंड, बी थर्ड, सी 1 एंड डी फोर्थ। नाउ 105 नंबर क्वेश्चन, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म पूछी गई है। सो स्लम डॉग मिलीनियर, CODA, ओपनहैमर, द क्वाइट मैन। डायरेक्टर्स की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन, ये आपके ओपनहाइमर इसके डायरेक्टर हैं। ए आपका थर्ड से मैच होगा। जॉन फोर्ड, जॉन फोर्ड कौन सी फिल्म के डायरेक्टर हैं? द क्वाइट मैन, बी फोर्थ से मैच होगा। डेनियल फ्रांसिस बॉयल की बात करें तो ये कौन सी फिल्म के डायरेक्टर हैं? स्लम डॉग मिलीनियर। और लास्ट में बचता है सियान हेडर, तो ये आपके CODA कोडा फिल्म जो भी है इसके डायरेक्टर हैं। ए थर्ड से मैच होगा, बी फोर्थ से, सी 1 से एंड डी 2 से होगा और 2 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 106 ग्राउंडेड थ्योरी, इस टर्म को किसने कोइन किया था? तो ग्लेसर एंड स्ट्रॉस, इन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी टर्म को कोइन किया था। 106 नंबर क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर? सो यहाँ पे देखिए, ब्लेंडर, फ्लैश और 3D मैक्स, ये दोनों ही एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं। 3D भी हैं, 2D भी हैं, लेकिन न्वेंडो ये आपका एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन में आपसे नोट पूछा गया है। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिसर्च और उनके आउटकम, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन और इवैल्यूएशन। सो देखिए, फंडामेंटल रिसर्च का आउटकम क्या है? न्यू नॉलेज को जनरेट करना। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए होता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च, इमीडिएट सॉल्यूशन। एक्शन और इमीडिएट, ये हमेशा इन दोनों वर्ड्स को एक साथ याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सी फर्स्ट से मैच होगा, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। इवैल्यूएशन, एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A2, B3, C1, D4। 109 नंबर क्वेश्चन है, ए कंपनी लॉन्चेस एन ईमेल कैंपेन टारगेटिंग करंट कस्टमर्स विद अ स्पेसिफिक ऑफर टू बाय मोर प्रोडक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। एक कंपनी है जो कि एक ईमेल अभियान कैंपेन शुरू करती है जिसका उद्देश्य वर्तमान ग्राहकों को विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिक उत्पाद खरीदने के लिए लक्षित करना है, और ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है ये हमसे पूछा गया है। जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा मुझे दो ऑप्शन ठीक लगे, मुझे पुश स्ट्रेटेजी भी ठीक लगा और सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी भी ठीक लगा, बट फिर मैंने और रिसर्च किया तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होना चाहिए, सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर इस करंट वर्ड की बात करते हैं, इस करंट वर्ड को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑडियंस की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक जनरल ऑडियंस, जनरल कस्टमर नहीं लिखा था, यहाँ पे ये करंट कस्टमर, करंट वर्ड जोड़ के यहाँ पे मुझे लगता है कि सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी इसका राइट आंसर होना चाहिए। पुश स्ट्रेटेजी भी ठीक है, बट इन दोनों में से ठीक देखें तो सबसे बेस्ट यहाँ पे मुझे थर्ड वाला लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1110, रेस मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशन। सिर्फ हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए थी। R फॉर रिसर्च, A फॉर एक्शन,
C फॉर कम्युनिकेशन, E फॉर इवेल्युएशन। ए स्टैंड्स फॉर, ए का मतलब यहाँ पे पूछा गया है एनालिसिस, असेसमेंट, एक्शन और एडजस्टमेंट, तो एक एक्शन इसका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI की बात करें तो 1985 में इसको फाउंडेड किया गया था, स्थापना की गई थी। 111 नंबर क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन 1985। वर्ड प्रेस की बात करें तो ये किसको क्रिएट करने में यूज आता है, इसका यूज ब्लॉग्स के लिए होता है, ठीक है। तो वर्ड प्रेस का उपयोग ब्लॉग्स के निर्माण हेतु किया जाता है, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। सैंपल ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नहीं होगा। ड्रॉइंग नेम्स फ्रॉम ए हैट, चूजिंग पार्टिसिपेंट्स हु आर इजीली एक्सेसिबल, सिलेक्टिंग एवरी 10th पर्सन ऑन ए लिस्ट, अगर हम एक सैम्पलिंग कर रहे हैं और एवरी 10th पर्सन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। 114 नंबर क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टीवन स्पिलबर्ग फिल्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपको यहाँ पे ABCDE 5 फिल्म्स दी गई हैं, उनके ईयर अगर हमें पता होंगे तभी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। द सुगरलैंड एक्सप्रेस 1974 की फिल्म है जो 1975 की है। क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड 1977 और फायरलाइट 1964 एंड ड्वेल आपकी 1971 है। अब इन पांचों ऑप्शन में से सबसे पहले क्या आएगा, 1964 फायरलाइट आना चाहिए, डी आएगा, उसके बाद आपका ड्वेल 1971 एंड द सुगरलैंड एक्सप्रेस 1974, उसके बाद जोज 1975 की और सबसे लास्ट में 1977 की क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, ये आपका आना चाहिए, ठीक है। तो स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्मों के बारे में हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा गया है, आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अंडरटेक्स द टास्क ऑफ ओवरसीइंग द लुक ऑफ अ सीरीज टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, किसी भी सीरीज में कंसिस्टेंसी या सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण का कार्य कौन करता है, तो सीरीज प्रोड्यूसर का ये काम होता है, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म ऑफ द कंट्री, हमारे देश का पहला चैट GPT पर तर्ज पर आधारित बना देश का पहला AI प्लेटफॉर्म कौन है, दैट इज भारत GPT, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर्स और ईयर ऑफ स्टार्टिंग, हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर PYQ भी करे हैं तो ये आपका सही होना चाहिए था। फर्स्ट देखिए, इंडियन ओपिनियन किससे मैच होगा, 1903 का 1903, इंडियन ओपिनियन 1903 का है, और हरिजन आपका 1933 का है, और यंग इंडिया 1925 का है, और लास्ट में द इंडिपेंडेंस आपका 1919 का है। सो 117 नंबर क्वेश्चन है, ए फर्स्ट से मैच होगा, बी 4 से, सी 3 से, डी 2 से आपका मैच होगा। व्हाट इज द अनदर टर्म फॉर अपर्चर, तो अपर्चर के लिए दूसरा टर्म, जो दूसरा शब्द जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज एफ स्टॉप, शटर स्पीड नहीं होगा, एफ स्टॉप इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस में इनको सेट करना है। फर्स्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट टेलीविजन 1936 में हुआ था। वॉर ऑफ वर्ल्ड्स, जब हम बात करते हैं हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी की तो उसमें हम पढ़ते हैं ना जो ब्रॉडकास्टिंग की गई थी वॉर ऑफ वर्ल्ड्स की, तो वो 1938 की ब्रॉडकास्टिंग थी। रेडियो एक्ट क्रिएट द फेडरल रेडियो कमीशन, FRC 1927। वॉल्टर लिपमैन की पब्लिक ओपिनियन बुक को कब पब्लिश किया गया था, 1922। और हचिन कमीशन इश्यू रिपोर्ट ऑन प्रेस फ्रीडम पे रिपोर्ट 1947 में रिलीज की गई थी। सो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे गलत लगा इसके ऑप्शन की फ्रेमिंग, क्योंकि सबसे पहले आपका वॉल्टर लिपमैन की ये 1922 की पब्लिक ओपिनियन बुक आनी चाहिए, ठीक है, डी आपका फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन उसके बाद सी आएगा आपका, रेडियो एक्ट क्रिएट द फेडरल रेडियो कमीशन 1927। और उसके बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन, ये आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है कि डी सी के बाद ए आए, इस ऑप्शन में बी ए कर दिया है, बट मुझे इसका ऐसा लगता है कि डी सी और उसके बाद ए बी और ई आपका राइट आंसर होना चाहिए। सबसे पहले वॉल्टर लिपमैन, उसके बाद आपका रेडियो एक्ट होना चाहिए, उसके बाद वॉर ऑफ द वर्ल्ड की ब्रॉडकास्टिंग,
और फर्स्ट पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफ टेलीविजन, और सबसे लास्ट में ये हचिन कमीशन आपका आना चाहिए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि डी, सी, ए, बी, ई आपको याद रखना है, जो सही है वो आपको याद रखना है, कैसे ऑप्शन है, एनटीए ने कैसा क्वेश्चन बनाया है वो आपको याद नहीं रखना है। 120 क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है, अलग अलग पूछा जा चुका है, जैसे युवा वाणी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया, कभी मन की बात पूछ ली, ऐसे करके। तो युवा वाणी की ईयर क्या है, स्टार्टिंग ईयर 1969, विविध भारती 1954 की स्टार्टिंग है, मन की बात 2014, और फ्रेम एफएम रेडियो 1977 ईयर ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। सो इसका राइट आंसर सेकंड होगा, ए फोर्थ से, बी सेकंड से, सी फर्स्ट से, डी थर्ड से। 121 नंबर क्वेश्चन, द चैट जीपीटी 4 रिलीज्ड मार्च 2023, जनवरी, अप्रैल या फिर फरवरी। तो इसका राइट आंसर 14 मार्च 2023 होगा, ठीक है। चैट जीपीटी 4 को कब रिलीज किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर इनडायरेक्टली प्रमोटिंग। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये ऐसे दिए गए हैं कि नहीं भी पता हो तो हम कर सकते हैं। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग ऐसी नहीं होती है कि हम उसको मतलब खुलेआम कर सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी खुली एडवर्टाइजिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एक कहावत होती है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, कुछ इसी तरीके की ये एडवर्टाइजिंग होती है। हम देख के ऐसा लगता है कि किसी और चीज का प्रमोशन हो रहा है, बट इसके अंदर एक हिडन एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके की, जैसे कि कुछ बैंड जो बैन आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि या फिर जिनको डायरेक्टली हम प्रमोट नहीं कर सकते, जैसे अल्कोहल हो गया या फिर टबेको हो गया, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए हमें ऐसी सैरोगेट एडवर्टाइजिंग हम काम में लेते हैं, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं लेते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम या फिर चैरिटेबल टिकट्स के लिए, इनके लिए नहीं होता है। ये जो आपका सी एंड ई है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, इसके लिए कि एडवर्टीजमेंट काम में ली जाती है। 123 देखिए, द वर्ड फोटोग्राफी, फोटोग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग विथ लाइट, ठीक है। तो वर्ड फोटोग्राफी लिटरली मीन्स राइटिंग विथ लाइट, थर्ड ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन डिस्कोर्स एनालिसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है, डिफाइनिंग द यूनिवर्स ऑफ स्टडी, selection of communication context and sample, formulation of research question and objective, analyzing the data and preparing result, और finalizing unit of analysis। अब ये ऐसे देख के पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि फाइनलाइजिंग सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये लास्ट में नहीं आता है, ये यूनिट ऑफ एनालिसिस है। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, यूनिट। ये हम यूनिवर्स डिफाइन करने के बाद यूनिट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफाइन द यूनिवर्स ऑफ स्टडी, यूनिवर्स को डिफाइन करेंगे, ए आएगा। उसके बाद आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और उसका ऑब्जेक्टिव, उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद आएगा सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड सैंपल डिसाइड करेंगे। उसके बाद यूनिट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फाइनलाइजिंग यूनिट ऑफ एनालिसिस, और सबसे लास्ट में एनालाइजिंग द डेटा एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट। सबसे लास्ट में आपका डी आना चाहिए। कुछ भी नहीं पता हो तो डी एक ऐसा ऑप्शन है, एनालाइजिंग द डेटा एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट। रिजल्ट को प्रिपेयर करना और एनालाइज करना तो सबसे लास्ट का काम है, और डी सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन में आपका दिया गया है। सो 124 नंबर क्वेश्चन है, ए सी बी ई डी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 125 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय पब्लिक्स इन पब्लिक रिलेशन। जनसंपर्क में जन से क्या तात्पर्य है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप दैट आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। केवल कंपनी के ग्राहक, ओनली द कंपनीज कस्टमर, ऐसा नहीं होता कि पब्लिक्स में सिर्फ कंपनी के कस्टमर आएंगे या फिर कंपनी के जो स्टेक होल्डर है वो आएंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि पब्लिक डोमेन के एवरी इंडिविजुअल को उसमें शामिल किया जाता है। इसमें जो ऑडियंस होती है उसका एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो स्पेसिफिक ग्रुप होता है, उसको हम पब्लिक्स में काउंट करेंगे, ठीक है। पब्लिक्स की बात कर रहे हैं अगर पब्लिक रिलेशन में, तो इसका राइट आंसर होगा स्पेसिफिक ग्रुप्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। 126 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ए न्यूज एम्बार्गो। सो समाचार निषेध।
अगर इंग्लिश में पढ़े तो हो सकता है मैं समझ में नहीं आए इस वर्ड का मतलब, लेकिन हिंदी में देखिए समाचार निषेध। तो एक किसी स्टोरी के प्रकाशन में देरी करने का स्वैच्छिक समझौता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर उसका कोई रिपोर्ट वगैरह है या कोई भी स्टोरी है, उसका कोई भी न्यूज़ है, उसको थोड़ा सा पब्लिशिंग उसको डिले करने के लिए एक वॉलेंटरी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और जो पब्लिशर होते हैं उनके बीच में। तो इसके राइट आंसर बी होगा, किसी भी स्टोरी के प्रकाशन में देरी करने का स्वैच्छिक समझौता। ये नहीं है गवर्नमेंट बैन नहीं होता है, प्रोसेस ऑफ एडिटिंग नहीं है, फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं होती है, बस जो स्टोरी है जो न्यूज़ है उसको थोड़ा सा डिले किया जाए, उसको थोड़ा सा जो पब्लिश है वो थोड़ी सी देरी से किया जाए, ये एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशर्स के बीच में। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 127 नंबर क्वेश्चन, ये आपके सोशल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं और इनकी ईयर हमें पता होनी चाहिए। फेसबुक 2004, इंस्टाग्राम 2010, ट्विटर 2006, लिंक्डइन 2002, यूट्यूब 2005। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका डी ऑप्शन आएगा और सबसे लास्ट में इंस्टाग्राम बी आएगा, ठीक है, DACEB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनेजर रोल ऑफ यूनिट मैनेजर इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो यूनिट मैनेजर की बात करें तो बजट और शेड्यूल इफिशिएंटली, इस चीज का ध्यान यूनिट प्रोडक्शन मैनेज जो यूनिट मैनेजर होता है उसका होता है। तो हायरिंग, क्रू फिल्मिंग, पर्सनल ओवरसीइंग द प्रोडक्शन एस्पेक्ट, फैसिलिटेटिंग स्मूथ एंड इफिशिएंट प्रोजेक्ट कंपटीशन, ये सब नहीं होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एडिटर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर। अकॉर्डिंग टू मी मुझे इसका राइट आंसर सेकंड लगता है। सबसे पहले कुलदीप नैयर, उसके बाद NK त्रिखा और उसके बाद आपका विनोद मिश्रा, एंड उसके डी और डी के बाद उसके बाद मेमन मैथ्यू, फिर विनोद मिश्रा और अरुण सूरी, ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, CBDEA, कुलदीप नैयर, NK त्रिखा, मेमन मैथ्यू, विनोद मिश्रा और अरुण सूरी, ठीक है, अरुण सॉरी, ये आना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 129 नंबर क्वेश्चन के लिए। 130, कन्वर्जेंस इज अ की आइडेंटिफायर ऑफ मेनी डिफरेंट ट्रेंड्स इन टूडेज ट्रेडिशनल कल्चर, डिजिटल कल्चर, मॉडर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न कल्चर। अकॉर्डिंग टू मी मुझे मोस्ट सुटेबल लगता है कि डिजिटल कल्चर, डिजिटल संस्कृति इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। Which movie won the best animated nature feature film? अगेन 96th अकेडमी अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। द बॉय एंड द हीरोइन, ये आपका बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू मीडिया। न्यू मीडिया के बारे में पूछा गया है। तो क्या न्यू मीडिया वन वे कम्युनिकेशन को अलाउ करती है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो टू वे कम्युनिकेशन को अलाउ करती है। ए को एलिमिनेट कर दीजिए, ए इसमें दिया गया है, ए थर्ड में भी दिया गया है, दोनों कैंसिल। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, न्यू मीडिया प्रोवाइड ग्रेटर स्कोप ऑफ इंटरेक्टिविटी, बिल्कुल सही है, इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है, तो बी आपका आना चाहिए। और सी देखिए, न्यू मीडिया इंक्लूड ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज लाइक टेलीविजन, ये भी ठीक है। न्यू मीडिया इनेबल इंटरेक्टिव यूजर फीडबैक एंड डायलॉग, ये भी ठीक है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होगा तो फीडबैक एंड डायलॉग वहां पे होगा। न्यू मीडिया डोंट अलाउ गेमिंग, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ई भी नहीं होगा। ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, एक ही ऑप्शन बचता है बी सी डी। बी सही है, सी सही है एंड आपका डी सही है, ठीक है, ए एंड ई गलत स्टेटमेंट दिए गए। राइट आंसर इज फोर्थ। हिंदी डेलीज की क्रोनोलॉजी पूछी गई है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका एंड हिंदुस्तान। सो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हिंदुस्तान 1936 का न्यूज़पेपर है, उसके बाद दैनिक जागरण 1942 और उसके बाद अमर उजाला 1948, राजस्थान पत्रिका 1956, सबसे लास्ट में दैनिक भास्कर 1958। राइट आंसर EBCDA सेकंड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ऑथर्स पूछे गए हैं। ग्लोबल विलेज हजारों बार पढ़ा होगा, पब्लिक स्पेयर, स्पाइरल ऑफ साइलेंस, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो पब्लिक स्पेयर के ऑथर कौन है, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था?
जर्गन हेबरमास ने, और बी आपका स्पाइरल ऑफ साइलेंस, नोएल न्यूमैन, स्पाइरल ऑफ साइलेंस बी सेकंड से मैच होगा। सी देखिए ग्लोबल विलेज, मार्शल मैकलुहान, और एजेंडा सेटिंग थ्योरी की बात करें तो मैक्सवेल, मैकॉम एंड डोनाल्ड शॉ, ठीक है, डी फोर्थ से मैच होगा। राइट आंसर फर्स्ट होगा A3, B2, C1, D4। व्हाट इज बी रोल इन वीडियो प्रोडक्शन? बी रोल क्या होता है? ये एक सेकेंडरी फुटेज होता है जो कि प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट टू द मेन शॉट, यानी कि मेन शॉट का थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री हम मान सकते हैं, जो कि सेकेंडरी फुटेज लिया जाता है, उसको हम बी रोल बोलते हैं। सो 135 का फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मीडिया अवार्ड से पूछा गया आपको, उनकी स्टैब्लिशमेंट क्रोनोलॉजी पूछी गई है। अब सारे ये जो पांचों मीडिया अवार्ड हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी ईयर पता होने चाहिए, और भी हो सकता है मीडिया अवार्ड्स रह गए हो एक आधे, तो उनकी भी आपको पता होनी चाहिए ईयर वगैरह। और ये भी आ सकता था इस क्वेश्चन की जगह कि इसमें से कौन सा अवार्ड है जो कि मीडिया अवार्ड नहीं है, हो सकता है एक यहाँ पे नॉन मीडिया अवार्ड डाल देते। तो आपको ये भी याद रखना है कि रामनाथ गोयनका, चमेली देवी, रेड इंक अवार्ड, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और राजा राम मोहन रॉय, ये पांचों अवार्ड मीडिया अवार्ड्स हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इनकी ईयर की बात करें तो रामनाथ गोयनका 2006 किससे स्टार्टिंग है, चमेली देवी 1980 सबसे पुराना इन सब में, रेड इंक अवार्ड 2010 का, राजा राम मोहन रॉय इन सब में लेटेस्ट है 2013 का, और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 1989 का है। तो अब ऑप्शन देखें तो सबसे पहले सी चमेली देवी आएगा, सबसे लास्ट में राजा राम मोहन रॉय 2013 आएगा। सी, बी, ए, ई एंड डी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज एंकर ओडिशा टीवी ने लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा गया है लीजा। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। पे पर क्लिक को ऑल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है, दैट इज पेड सर्च एडवर्टाइजिंग, फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं किसके द्वारा कॉइन किए गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सोसाइटी ऑफ स्पेक्टेकल, रिप्रेजेंटेशन और मेल गेज। अब देखिए मेल गेज लोरा मलवे का है कॉन्सेप्ट, उन्होंने कॉइन किया है, डी फोर्थ से मैच होगा, एक ही ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट वाला। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस विल्बर स्ट्रैम का है, बी आपका सोसाइटी ऑफ स्पेक्टेकल, ये आपका गाय डिबोर्ड का है, रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन स्ट्वेट हॉल का कॉइन किया गया है, ठीक है। ए थर्ड से, बी टू से, सी फर्स्ट से, डी फोर्थ से, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन वीडियो प्रोडक्शन स्टेज। वीडियो प्रोडक्शन की बात करें तो सेटिंग अप द साउंड, लाइटिंग एंड वीडियो इक्विपमेंट आएगा इसमें, कंडक्टिंग इंटरव्यूज और कैप्चरिंग बी रोल फुटेज, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइन और स्क्रिप्ट क्रिएशन, इनका रिलेशन प्रोडक्शन स्टेज से नहीं है, वीडियो प्रोडक्शन की स्पेशली हम बात करते हैं। तो अब देखिए ए और ई को एलिमिनेट कर दी, ए और सी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो फर्स्ट कैंसिल, सेकंड कैंसिल और फोर्थ कैंसिल, बी, डी, ई ओनली। 140 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब 140 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, 90 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं आरसी की। अब 2 आरसी आपको दिए गए हैं, छोटा सा आरसी आपके एग्जाम में आया, हमारे टाइम में तो बहुत बड़े बड़े आरसी आते थे, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसमें आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, एज पर द पैराग्राफ हु डिस्ट्रीब्यूट प्रेस रिलीज, सो इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशंस। 142 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रेस रिलीज इज इन विच फॉर्म, रेडी टू पब्लिश फॉर्म, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वर्कड एज इन हाउस जर्नलिस्ट, आंतरिक पत्रकारों के रूप में कौन कार्य करता है, तो जनसंपर्क पेशेवर जो होते हैं, पर्सन्स जो होते हैं, पब्लिक रिलेशन पर्सन्स, तो 143 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 144 है, फॉर पब्लिकेशन ऑफ न्यूज द लैंग्वेज ऑफ प्रेस रिलीज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। और 145 द सीक्वेंस ऑफ प्रेस रिलीज इज अरेंज्ड इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, ठीक है,
तो ये 145 का फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब सेकंड आरसी की बात कर लेते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन हमारे बचे हैं। 146 नंबर है, फील्ड पब्लिसिटी एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स प्रोड्यूस प्रोग्राम्स फॉर मासेस, जन समूहों के लिए, ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा इसका। 147 है, पपेट शो, डांस, ड्रामाज आर लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेस, सो सेकंड ऑप्शन। और 148 के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो यूजिंग दीज मीडिया फॉर अवेयरनेस। 149 है, ड्रामा एंड डिवीजन ऑफर प्रोग्राम्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज। लास्ट क्वेश्चन, who is the biggest user of traditional media? गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। आरसी की फर्स्ट लाइन में ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। ओके फाइन, सो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको पेपर 1 की आंसर की देखनी हो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, शिफ्ट 1 के लिए भी, शिफ्ट 2 के लिए भी, आप वहां से मैच कर सकते हो, इसमें ऐड करने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ मैंने पेपर 2 जो आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है उसके पूरे 100 क्वेश्चन आपको आंसर बता दिए हैं। अब देखिए, पेपर लीक हो चुका है, आई नो, बट आपको एनालाइज करना है स्टिल इस पेपर का, और मुझे ये बताना कि 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। इवन पूरा 150 क्वेश्चन का एनालाइज करना और उसके बाद अपना स्कोर बताना कि 150 में से या फिर 300 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने सही नहीं बताया, आपकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग लग रहा हो कि कुछ और आंसर होना चाहिए, तो बिल्कुल आप बता देना, कोई इश्यू नहीं है, मैं उस पर रिसर्च कर लूँगी, आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगला पेपर आपका जब भी होगा, आई थिंक 1 महीना तो आपको मिनिमम टाइम मिलेगा, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और इस पेपर के थ्रू आपको हेल्प ही मिली है, आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट पेपर कैसा आएगा। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। फैक्चुअल डेटा को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सारा फैक्चुअल डेटा रट लेना चाहिए, उसी से आपका पेपर अच्छा होने वाला है। क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए, पिछले 5 साल के पेपर उठा के आपको कम से कम 70 क्वेश्चन फैक्चुअल मिलेंगे। इसलिए फैक्चुअल डेटा को बिल्कुल मिस नहीं करना है। फैक्चुअल डेटा याद कैसे करना है, मैंने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसे रट के हम याद नहीं कर सकते, हर चीज़ का एक तरीका होता है। सो आपको याद करना है, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।